हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार एंड हम आज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का फर्स्ट यूनिट का कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फर्स्टली हम कंटेंट की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली और टर्मिनोलॉजी। ओके, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, अप्रोचेस टू डिज़ाइन, CRDDS एंड फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम सेंटेंस वाइज देखते हैं। विच एम टू एनहांस थेरेपेटिक एफिकेसी, रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट, रिड्यूस डोज फ्रिक्वेंसी एंड इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। ओके, तो हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में हमारा एम रहता है कि हम जो भी ड्रग यूज करें वो थेरेपेटिक एफिकेसी उसकी ज़्यादा रहे और साथ में साइड इफ़ेक्ट कम रहे और फिर डोज फ्रिक्वेंसी भी कम रहे और हम चाहते हैं कि वो पेशेंट कंप्लायंस रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो टारगेटिंग कंट्रोल रिलीज इन्हांस ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी। ओके, तो हम पर्टिकुलर अगर टारगेट करते हैं ड्रग का तो उसमें हम साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है ड्रग टारगेटिंग कंट्रोल रिलीज, यानी हम टाइम टू टाइम रिलीज करवा सकते हैं जिसकी वजह से लंबे समय तक हम उसकी ड्रग को फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। इन्हांस ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो हम जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करेंगे और इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी, यानी जो पर्टिकुलर हमारा ड्रग जो है पर्टिकुलर एसिडिक या बेसिक मीडिया में ख़राब होने के चांसेस है तो हम उसमें कोटिंग करेंगे पॉलीमर से और उसको स्टेबल बनाएंगे। ओके, ताकि वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में बना रहे और साथ में हम उसको टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहें और एक्शन मिलता रहे हमें। नेक्स्ट है इट इंक्लूड माइक्रोस्फेयर हाइड्रोजेल नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग कैरियर सच एज लाइपोसोम नियोसोम नैनो पार्टिकल। ओके, तो इसमें इंक्लूड रहते हैं कुछ फार्मूलेशन है जैसे माइक्रोस्फेयर हाइड्रोजेल नैनो पार्टिकल। ये क्या है कि ये बेस्ड रहते हैं कैरियर की तरह और हमारी ड्रग को अपने मतलब फार्मूलेशन में लेके जाने का काम करते हैं ना, जैसे कि ब्लड है हमारा तो एज अ कैरियर का काम करता है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को या फिर जो भी हमारा वेस्टेज है ना, तो इन सारी चीज़ों को आप उसमें ले जाने और उसे रिटर्न करने का काम करता है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ वर्ड होंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि द टर्म कंट्रोल रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, सस्टेन और स्लो रिलीज एंड लॉन्ग एक्टिंग हैव बीन यूज्ड विथ एक्सटेंडेड रिलीज। ओके, तो एक कंट्रोल रिलीज, कंट्रोल का मतलब है ना किसी चीज़ को कंट्रोल करना, प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय के लिए, सस्टेन का मतलब है कि हम किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है, यानी सस्टेन मैनर में। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग यानी लंबे समय के लिए। ओके, एक्सटेंडेड यानी हम उस चीज़ को घटा बढ़ा भी सकते हैं समय के साथ। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशन सच एज पाउडर टैबलेट कैप्सूल ETC विद ड्रॉबैक। कन्वेंशनल का मतलब सिंपल है कि हम जो भी टैबलेट कैप्सूल अब तक यूज करते आ रहे हैं हम चाहते हैं कि उसमें जो भी कमियां हैं उसको हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा उन चीज़ों को कम कर पाएँ। ओके, तो सिंपल यही है। और हम बात करते हैं इस ग्राफ की, तो ग्राफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम ग्राफ में देखते हैं कि पहले हम देखते हैं इसमें जो आपको दिख रहा है ना, डार्क रेड कलर का है ना, इस तरह से आप देख रहे हो तो आपको एक कन्वेंशनल शो कर रहा है जिसमें कि ये दिखा रहा है। आप इसमें देखो ये रेड वाला जो बना है तो इसमें हमें जो दवा है जो अब तक हम लेते आ रहे हैं कि हमें सुबह लेना रहता है, शाम को लेना रहता है, तो इस वजह से क्या है डोज फ्रिक्वेंसी बढ़ जा रही है। हमें बार बार टैबलेट या फिर जो भी हमारा डोजेस फॉर्म है उसे बार बार लेने की ज़रूरत होती है, जिससे कि पेशेंट को ये चीज़ें आजकल की नई नई बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ बात करें, कैंसर बात करें, हाइपरटेंशन बात करें, तो ड्रग इसके लिए हमें पूरी लाइफ लेना पड़ता है। तो हम कन्वेंशनल इसीलिए इस तरह की ड्रॉबैक को हम चाहते हैं कम करना। ओके, और साथ में आप देख पा रहे हो कन्वेंशनल में कि ये जो ऊपर वाले पीक है जैसा कि आप देख पा रहे हो टॉक्सिक लेवल पे चला जा रहा है, या फिर हमारा एक समय आ रहा है कि अगर हमने टैबलेट को 1-2 घंटे के लिए नहीं लिया तो इसका जो डाउन साइड है ना, ये देख पा रहे हो आप, ये डाउन चला रहा है, जिससे कि क्या है कि हमारे बॉडी में एक्शन नहीं रहेगा। अगर एक्शन नहीं रहेगा
फिर एक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, और कम होगा तो हमारे बॉडी में एक्शन नहीं होगा और फिर से हमें वो डोज है वो शुरू करना पड़ेगा, और बार बार हमें लेने की ज़रूरत भी पड़ जा रही है। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है जिसको हम क्या करेंगे, जो कंट्रोल सिस्टम है उसके द्वारा हम इस चीज़ों को, या फिर कह सकते हो नॉवल ड्रग डिलीवरी मेथड से हम इन चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो ऑरेंज कलर का पीक है आप देख रहे हो, एक बार पेशेंट ने ड्रग लिया, अब एक कंटिन्यूस रिलीज होता जा रहा है, ठीक है। देयर हैव नो एनी फ्लक्चुएशन, देयर हैव नो टॉक्सिसिटी, एंड देयर हैव नो, है ना, मिनिमम इफेक्ट। यहाँ पे जो थेरेप्यूटिक रेंज है, ये जैसा कि 1 मिनट आप देख पा रहे हो, ये जो है थेरेप्यूटिक लेवल, ओके, इसमें हमारे टेबलेट क्या है, मेंटेन है बिना किसी फ्लक्चुएशन के। ओके, तो ये चीज़ें, और ये जो कि क्या करता है, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कन्वेंशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जैसे टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, डोज बार बार लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये चीज़ें हमें नहीं लेना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हो आप इस ग्राफ को, जिसमें कि क्या है कि डोज हम सस्टेन में, ओके, तो ये जो हम डोज ले रहे हैं, शुरू में तो हमारा रिलीजन रेट ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये स्लो हो जाता है। तो ये क्या शो करता है कि जैसे हम टेबलेट लिए, ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही टेबलेट हमारे पेट में जाएगी, हमारे जो भी पेट में, या फिर मेनली हम स्टमक के लिए ही हम लेते हैं सस्टेन रिलीज, तो स्टमक में जाने के बाद शुरू में तो हमारी रेट जो होगा वो कौन, मतलब रिलीज होगा ज़्यादा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमारी डोज क्या होगी, कम होती जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमने ग्राफ के बारे में समझा कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। ओके, तो अब हम इसमें कुछ वर्ड देख लेते हैं। देखो, ये टाइम के साथ में चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, जैसा कि ये टाइम लिखा है, और फिर ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। थेरेप्यूटिक लेवल का मतलब ये है कि हमारी जब जो ड्रग कंसंट्रेशन है, अगर इसमें है इस लिमिट में, यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमारी लिमिट है तो इसमें हमारी ड्रग काफ़ी अच्छा एक्शन करेगी। अगर ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन के यहाँ जाएगी तो ये टॉक्सिक कर सकती है, या फिर जब ये मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन नीचे जाएगा, ओके, तो ये क्या करेगा, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा थेरेप्यूटिक। ओके, अब ये जीरो ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, और आपका जो सस्टेन है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें थी, आपने देखा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कंट्रोल रिलीज़ एंड सस्टेन रिलीज़ में डिफरेंसेस। ओके, तो हम बेसिकली जानते हैं कि आखिर कंट्रोल और सस्टेन में डिफरेंसेस क्या है। तो हम सेंटेंस वाइज देखते हैं, जैसा कि लिखा है, रिलीज मेडिकेशन ओवर टाइम इन कोरिलेशन विद कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो भी हम ड्रग लेंगे उस समय के साथ उसका कंसंट्रेशन जो रहेगा वो इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम और फिर स्टेडी स्टेट यानी कंट्रोल मैनर में वो रिलीज होता रहेगा, यानी इसका जो फ्लक्चुएशन है उस नहीं होगा। शुरू का कंसंट्रेशन और लास्ट का कंसंट्रेशन कह सकते हो सेम रेट में रिलीज़ होगा। लेकिन अगर हम सस्टेन की बात करते हैं तो सस्टेन में क्या होगा कि जो ड्रग हम लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में, तो पहले तो रिलीजिंग ज़्यादा होगा, लेकिन समय के साथ उसका रिलीजिंग रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये पहला डिफरेंस था। अगर हम सेकंड नेक्स्ट की बात करते हैं, ओके, तो जो कंट्रोल रिलीज ड्रग है इसको हम ओरली, ट्रांसडर्मल, अदर रूट से हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम सस्टेन की बात करें तो मेनली इसको हम ओरली ही देते हैं, ठीक है। ये सेकेंड है डिफरेंसेस। और थर्ड की बात करते हैं, तो जो कंट्रोल रिलीज टेक्नोलॉजी है ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। ओके, जीरो ऑर्डर का मतलब कि जो आपका रिलीजिंग रेट रहेगा और जो एलिमिनेशन रेट रहेगा दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। देयर हैव नो फ्लक्चुएशन। ओके, पहले क्या है कि हम देख पा रहे हैं कंट्रोल में कि जो हमारी ड्रग है एक मैनर में, एक कंट्रोल वे में रिलीज हो रही है शुरू से लेके आखिरी तक। देयर हैव नो एनी फ्लक्चुएशन, तो वैसे ही उसका एलिमिनेशन भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें सस्टेन की, ओके, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। तो इसका यही मतलब है कि हमारी ड्रग शुरू में तो ज़्यादा रिलीज होगी, तो जो हमारा एलिमिनेशन होगा शुरू में वो ज़्यादा होगा, लेकिन जब हमारा एलिमिनेशन रेट कम हो जाएगा, मतलब हमारा जो रिलीजिंग रेट है समय के साथ में कम होता जाएगा, वैसे ही रिलीजिंग रेट भी क्या होगा, कम होता जाएगा।
तो आपने देखा डिफरेंसेस, देख लो। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें रेशनल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो रेशनल मीन्स कि हम किन बातों को ध्यान रखेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी मतलब सिस्टम को फार्मुलेट करने में। ओके, तो हमारा गोल रहना चाहिए कि जो है ना, गोल में आप देखो कि गोल में लिखा है कि मेंटेन थेरेप्यूटिक ड्रग कंसंट्रेशन फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम विथ रिड्यूस डोजिंग फ्रिक्वेंसी। यानी हम क्या करते हैं, ड्रग जो थेरेप्यूटिक ड्रग कंसंट्रेशन है उसको हम ड्रग फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी है बार बार लेने की, उसको हम कम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंडेड, यानी एक्सटेंडेड का हो या फिर कंट्रोल का हो, यानी हम कंट्रोल मैनर में जब रिलीज कराएंगे तो लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहेगा और रिलीज होता रहेगा, जिससे कि हम डोज फ्रिक्वेंसी क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे या फिर कम कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या बेनिफिट में हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कंट्रोल सिस्टम को बनाने से समय, स्टेबल ड्रग लेवल। ओके, तो जो हमारा ब्लड में कंसंट्रेशन है, आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसा कि ये जो थेरेप्यूटिक लेवल है। ओके, तो थेरेप्यूटिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ड्रग इसके बीच में इसका कंसंट्रेशन बना रहता है ना। ये मिनिमम आप देख रहे हो, सॉरी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन, जब इन दोनों के बीच में हमारी ड्रग रहेगी तो उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, जो हमारा ड्रग है स्टेबल ड्रग लेवल, तो हमारी जो ड्रग है अगर उस पीक में थेरेप्यूटिक लेवल में मेंटेन है, उसको फॉलो कर रही है, स्टेबल है उसमें, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और नेक्स्ट आप देख पा रहे हो इंक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, तो बार बार हमें डोज नहीं लेनी पड़ी, ऐसा हमें अपना फार्मूलेशन बनाना चाहिए। ओके, जिससे कि पेशेंट को क्या हो, बार बार लेने की ज़रूरत ना हो दवा को, और वो अपने आप को मतलब अच्छा फील कर पाए। फिर नेक्स्ट है मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट। ओके, तो रिड्यूस सिस्टमिक एक्सपोजर टू हाई ड्रग कंसंट्रेशन। ओके, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो हमारा कंट्रोल है या फिर जो हमारा सस्टेन, इसमें हम टॉक्सिक लेवल को नहीं देख पा रहे हैं, यानी हमें इसमें नहीं मिल रहा है। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी मिनिमम जो भी साइड इफ़ेक्ट है उसको कम से कम रखना है या फिर न के बराबर हमें रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या है। हम CRDDS के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके एडवांटेज क्या क्या है वो हम देखेंगे। पहला है रिड्यूस डोज फ्रिक्वेंसी, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं ना कि हमें बार बार ड्रग लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसी को कह रहा है। तो इसमें लिखा है इन्हांस पेशेंट एडरेंस टू थेरेपी, तो हम बार बार अगर डोज को नहीं लेने की ज़रूरत पड़ रही है पेशेंट को, तो वो उसे अच्छा लगेगा और वो चाहेगा कि हम इस थेरेपी को अपनाएं। तो ठीक है, इस तरह की चीज़ें। मिनिमम इस साइड इफ़ेक्ट। ओके, तो हमें साइड इफ़ेक्ट जो है वो मिनिमाइज़ करना है। इम्प्रूव बायोबिलिटी, यानी ब्लड में जो हमारा कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे, है ना, मैक्सिमम रहे, ताकि उसका एक्शन मिलता रहे हमें। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट। ओके, तो हेल्प अवॉइड अंडर और ओवरडोजिंग। ओके, तो हम इसमें क्या होगा, एडवांटेज में हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है वो कंसिस्टेंट, यानी एक लेवल में बना है, जिससे कि कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसे भी एडवांटेजेस थे। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसका फार्मूलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर कॉस्ट। ओके, ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है, हाईली स्किल्ड कह सकते हो, ठीक है, जो कि इस फार्मूलेशन को बना पाएगा, इसीलिए इसकी कॉस्ट क्या होती है, महंगी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है ड्रग रिलीज़ वेरिएबिलिटी। ओके, तो जो ड्रग है वो वेरी कर सकता है रिलीज़ फैक्टर, जैसे कि हमारे फूड का और फिर हमारे GIT का जो है ना pH है, तो उस तरह से चीज़ों के द्वारा इसे इफेक्ट में आ सकता है, यानी ये ख़राब होने के चांसेस इसके हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। फिर लिखा है नेक्स्ट अनसूटेबल फॉर ऑल ड्रग। ओके, तो सारी ड्रग इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, कुछ ड्रगों का हम CRDDS या फिर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं बना सकते, ऐसा है। ओके, तो हमने डिसएडवांटेज देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे
सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट फॉर CDDS, ओके, CRDDS भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम पर्टिकुलर ये देख रहे हैं कि हम कैसी ड्रग का CRDDS बनाएंगे और कैसी ड्रग का हम नहीं बनाएंगे, ओके, बेसिकली, या फिर हमारे लिए किस तरह की नेचर की जो रहेगी ड्रग की फिजियोलॉजी जिसको हम बना पाएंगे और किसका हमें नहीं बना, मतलब हमें बनाने के लिए टफ रहेगा। तो अगर आइडियल की बात करें तो पहला है ड्रग विथ शॉर्ट हाफ लाइफ, यानी जिसका शॉर्ट हाफ मतलब हाफ लाइफ जो है वो 4 आवर कह सकते हो, 2 to 4 आवर अगर है, ओके, 2 से 4 घंटे, तो उसका हम मतलब अच्छे से बना पाएंगे, यानी वो हमारे लिए आइडियल है फॉर CDDS फार्मूलेशन के लिए। नेक्स्ट है ड्रग विथ नैरो थेरेप्यूटिक विंडो, यानी जिसका थेरेप्यूटिक विंडो नैरो यानी कम रहेगा, ओके, उसका हम अच्छे से बना पाएंगे। नेक्स्ट है ड्रग दैट रिक्वायर कंसिस्टेंट ब्लड कंसनट्रेशन, यानी ऐसी ड्रग जिसका कंसनट्रेशन हमेशा हमें एक लिमिट में रखना ही है ना, बनाए रखना है स्टैंडर्ड, तो उस हिसाब से उसको हम आइडियल समझेंगे, ओके। नेक्स्ट है अनसुटेबल कैंडिडेट, तो इसमें क्या है ड्रग विथ लॉन्ग हाफ लाइफ, ठीक है। तो आपने इसको देखा, इसका ठीक उल्टा है यहाँ पे कि अगर किसी ड्रग का हाफ लाइफ ज़्यादा है, ओके, तो उसका हम नहीं बनाएंगे, यानी ये सूटेबल नहीं है हमारे लिए CRDDS फार्मूलेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है, ओके, ड्रग रिक्वायरिंग इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, अगर हमें किसी ड्रग की तुरंत एक्शन की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए अनसूटेबल है। फिर लास्ट हम देख पा रहे हैं ड्रग विथ पुअर एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल, यानी ऐसी ड्रग जिसका एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल कम है ना, तो उसका भी हम फार्मूलेशन नहीं बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन, यानी कौन कौन से तरीके से हम अपनी दवा को बनाएंगे जिससे कि हमारी बॉडी में वह रिलीज हो जाए, ठीक है। तो हम बेसिकली इसमें रिलीजिंग मैकेनिज़्म, जैसा कि हम जान रहे हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी है, तो हम किस तरह के मेथड को अपनाएंगे और ड्रग को मतलब रिलीज़ करने से हम मतलब रिलीज़ जब होगा तो किस मैनर में हम किस किस मेथड के द्वारा कंट्रोल कर पाएंगे, ओके। तो इसमें डिफ्यूज़न सिस्टम है जो कि 2 भागों में बांटा है, रिजर्वायर और मैट्रिक्स। डिसोल्यूशन है, इसको हमने भी 2 भागों में बांट रखा है, रिजर्वायर और इनकैप्सुलेशन और मैट्रिक्स, ओके। थर्ड है मेथड यूजिंग आयन एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट है मेथड यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है pH इंडिपेंडेंट, ओके, फार्मूलेशन, अल्टर्ड और फ्लोटिंग डेंसिटी फार्मूलेशन। तो हम वन बाय वन इन सभी चीज़ों को देखेंगे। पहला है डिफ्यूज़न सिस्टम, ओके। तो इसको सेंटेंस को हम देखते हैं, ड्रग डिफ्यूज़न अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लो, ओके। तो सिंपल सेंटेंस का यही मतलब है कि हम किसी भी ड्रग को अगर रिलीज करवाना चाहते हैं तो अगर डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा करवाते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन ड्रग की रहेगी वो ब्लड में नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। तो अगर हम चाहते हैं उसे रिलीज़ करवाना तो उसका जो पॉलीमर है ना, तो जब हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन नहीं है और हमारे ड्रग में है तो वो उस मैनर में फिर वो रिलीज होता रहेगा, ठीक है। हम फिगर के अकॉर्डिंग अच्छे समझ पाएंगे, ओके। इसमें आप देख पा रहे हो पहला आप देख पा रहे हो रिजर्वायर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ओके। तो अगर इसमें आप ए वाला देखो रिजर्वायर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये देखो इसमें आपका एक फार्मूलेशन है जो कि पॉलीमर की एक लेयर है मेम्ब्रेन, ओके, और बीच में हमारा कोर है जिसमें ड्रग भरी हुई है, ओके। कोर का मतलब सिंपल सेंटर एरिया जिसमें हम ड्रग को अपने फिल करेंगे, तो ये फार्मूलेशन रहता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें कि ड्रग जो है वो इंट्रैप हो जा रही है एक पॉलीमर की लेयर में, और जैसे ही इसको हमने है ना अपने स्टमक में या फिर हम अपने सिस्टम में अपनी बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो वैसे ही फिर क्या होगा टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा है ना, इंक्रीजिंग टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो लेयर है वो ब्रेक होगी और वहाँ से फिर ड्रग हमारी क्या होगी, बाहर निकलेगी, ओके। नेक्स्ट है मोनोलिथिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसको हम मैट्रिक्स सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रखा है, इसमें हमने देख रखा है कि जो हमारे ड्रग है पर्टिकुलर, ओके, एक मैट्रिक्स है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो आपका इसमें रेड के बगल में खाली जगह जो है ना, ये सारी इस तरह से कह सकते हो जाल है, ओके।
और ये रेड कलर का है, हर एक जाल में फंसी हुई है। फंसी हुई का मतलब हमने इंट्रैप करवाया है। तो जैसे जैसे लेयर जो है जाल, ठीक है, मकड़ी का जाला कह सकते हो, और उसमें हमने अपनी दवा को भरा है। तो जैसे जैसे ख़त्म होगा, ओके, ये जो लेयर है जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे हमारे ड्रग का एक्शन शो होगा। सॉरी, ओके। तो हमने देखा इसमें कि हमने जो ड्रग है ना, ये मैट्रिक्स में भर रखा है, और जैसे ही हमने इसको अपने सिस्टम में लिया तो वैसे ही यहाँ से मैट्रिक्स क्या हुई, ब्रेक हुई, और ड्रग रिलीज़ होना चालू कर दिया, ओके। तो ये डिफ्यूज़न है जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड हमें नहीं रहती है, ओके। ये बेसिकली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। और इसमें मेनली क्या है कि जब एक्सटर्नल यानी जो हमारा स्टमक का या फिर हमारी जो फिजियोलॉजी फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आने के बाद पॉलीमर ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद ड्रग रिलीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसोल्यूशन सिस्टम। तो इसमें सिंपल हम डायरेक्टली फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें एक रिजर्वायर सिस्टम है, एक मैट्रिक्स सिस्टम है, जिसको हम इनकैप्सुलेशन भी बोल रहे हैं, ओके। तो हम रिजर्वायर पहले देखते हैं। तो रिजर्वायर में क्या है कि हमने एक लेयर बना रखी है पॉलीमर की, और बीच में हमारी ड्रग को इंट्रैप करवाया है। तो डिसोल्यूशन में मेनली हमारी जो लेयर है ये डिपेंडेंट करती कितनी ये थिक है, और थिकनेस के अकॉर्डिंग हमारी ड्रग को क्या है, रिलीजिंग रेट प्रोवाइड होता है। तो आप देख रहे हो पहले फिगर में मोटी लेयर थी, और बाद में ब्रेक हुई तो ये पतली हो गई, और जैसे ही पतली होगी या फिर कह सकते हो ये एक समय के साथ ये डिज़ोल्व हो जाएगी, और डिज़ोल्व होने के बाद फिर हमारी ड्रग क्या होगी, रिलीज़ होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी लेयर ख़त्म होगी पॉलीमर की, और हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाना चालू कर देगी, ओके। तो नेक्स्ट आप देख रहे हो मैट्रिक्स सिस्टम, जिसको हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। तो जैसा कि आपने पिछला देखा था मैट्रिक्स सिस्टम, ओके। तो ये जो मैट्रिक्स था, तो इसमें क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स में हमने दवा को भर रखा था। अब हम क्या करेंगे, जो दवा हम भर रहे हैं उस दवा को हम कोट कर देंगे, ओके। उसको हम कोट कर देंगे पर्टिकुलर, और कोटिंग के बाद क्या करेंगे, उसको हम मैट्रिक्स सिस्टम में भर देंगे। यानी जो हम कह सकते हो दवा सिर्फ पाउडर भर दे रहे थे सपोज दैट, अब हम क्या करेंगे, उस पाउडर को हम कोट करके, यानी हम पाउडर को कोट करके अब हम मैट्रिक्स सिस्टम में डाल देंगे, ओके। बाकी रिलीजिंग का सेम पैटर्न रहेगा कि जैसे ही हमारी बॉडी फ्लूइड में आएगा और फ्लूइड से कांटेक्ट करेगा, और जो मैट्रिक्स है वो ब्रेक होगा, और जो कोटेड कैप्सूल है या फिर कह सकते हो है ना माइक्रो इनकैप्सुलेशन जिसको आप कह रहे हो, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो है वो बाहर निकलेगा और फिर वो एक्शन शो करेगा, ओके। तो ये आपने देखा डिसोल्यूशन सिस्टम के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड यूजिंग आयन एक्सचेंज मेथड। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आयन एक्सचेंज, ओके। तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये हमारी ड्रग है, और हमने क्या किया, ये हमारे रेजिन सिस्टम है। तो रेजिन क्या है, केटायन और एनायन दोनों को हमने अंदर रखे रहता है, ओके, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है चार्ज आयनिक ग्रुप ऑफ रेजिन, यानी जो हमारी मतलब सिंपल जानो कि जो रेजिन है वो रेजिन अपने अंदर केटायनिक यानी पॉजिटिव चार्जेस और एनायन यानी निगेटिव चार्जेस दोनों रखा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, यानी हमारी ड्रग का और फिर रेजिन का। तो इसको हमने अब बॉडी में क्या किया, डाल दिया। जब बॉडी में हम डालेंगे, ओके, तो क्या होगा कि जो हमारा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे NaCl है यानी हमारी ड्रग है। तो अब क्या होगा, इसमें जाने के बाद जो हमारी ड्रग थी इससे एक मतलब कांटेक्ट में थी रेजिन की। तो अब क्या होगा, जो रेजिन है वो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें जो आयन जैसे कि सोडियम पोटेशियम है ना, कैल्शियम, तो ऐसे है। तो वो क्या करेगा, वो रेजिन से क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे, और जो हमारी ड्रग है वो फ्री हो जाएगी। और क्या है कि हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हमारी जो ड्रग हो कंट्रोल मैनर में रिलीज हो, यही तो हम बेसिकली देख रहे हैं इन मेथड में। तो हम इसमें कैसे कंट्रोल करते हैं कि जो रेजिन है उसमें हम देख रहे हैं कि केटायनिक और एनायनिक दोनों चार्जेस हैं, और जिसको कि हमने ड्रग के साथ में अपने फॉर्मुलेशन बनाया और उसको बॉडी में भेज दिया। जब बॉडी में हमने भेजा तो भेजने के बाद हम चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल मैनर में हमारी ड्रग रिलीज हो। तो जैसे जैसे हमारा जो रेजिन है बाइंड करेगा हमारे स्टमक के आयन से, ठीक है,
तो जब बाइंड करेगा तो हमारी ड्रग फिर वहाँ से मतलब निकल जाएगी रेजिन से। तो रेजिन से जब निकलेगी, ओके, रेजिन को छोड़ देगी। तो रेजिन को जब छोड़ेगी तो एक्शन देगी और बाकी रेजिन हमारी बॉडी के आयन को एब्जॉर्ब कर करके, मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि एक लालच की तरह, ओके, जैसे लालच दे रहा है। तो हमने पहले तो ड्रग और हमारा जो रेजिन था उसको हमने इकट्ठे करके अपनी बॉडी में डाल दिया। जैसे ही हमने बॉडी में डाला तो अब क्या करेगी रेजिन, हमारे बॉडी में ज़्यादा आयन रहेगा, ओके। तो ज़्यादा आयन है तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा तो वहाँ चला जाएगा, बल्कि हमारी मेडिसिन को छोड़ देगा। जब मेडिसिन छोड़ेगा तो मेडिसिन जाके हमारे पर्टिकुलर पार्ट पे एक्शन शो करेगी, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से आप फिगर को ध्यान रखो और एक दो बार देखना वीडियोस, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर है, मेथड यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ठीक है हम फिगर देखते हैं, बाकी आप पढ़ लेना जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा ये फार्मूलेशन है, ठीक है, ये हमारा फार्मूलेशन है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी ड्रग है, ठीक है। तो ड्रग की बात करें तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ऊपर के पार्ट, और यहाँ पे ओरिफिस है, ओरिफिस कह सकते हो या फिर एक होल कह सकते हो, ठीक है। और एक हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है जिसमें इसमें भरा हुआ है ऑस्मोटिक एक्टिव कोर, यानी इसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट या फिर NaCl कह सकते हो, ठीक है। तो जब हमने बॉडी में डाला तो जो ये फ्लूइड है हमारे बॉडी का उसके कांटेक्ट में आया और फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जो बाहर का एक्सटर्नल जो फ्लूइड है वो उसके अंदर तो चला जाएगा, लेकिन जो उसमें चीज़ें जिसमें जा रहा है उसमें भी तो कुछ होगा ना। जैसे कि अगर मान लो हम कोई टेबलेट अपने पेट में डालते हैं तो अगर हमारी जो बाहर का जो pH है या फिर कह सकते हो वाटर लिक्विड है वो अंदर जाएगा तो कुछ बाहर भी तो लाना चाहिए ना, लेकिन नहीं लाएगा। तो उसी को हम सेमी परमिएबल बोलते हैं कि एक तरह से तो कोई चीज़ इंटर कर रहा है लेकिन अपोजिशन से कोई चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमारे बॉडी फ्लूइड इंटर करेंगे इस ड्रग के अंदर, तो अब इसमें हमने रखे हैं इलेक्ट्रोलाइट या फिर कह सकते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव कोर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ऑस्मोजन यानी मैं कह रहा हूँ ना NaCl, तो इस तरह की चीज़ें भरी रहेंगी जिससे कि ये पास होगा वाटर, और जो NaCl है उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा यानी फैलाएगा, बढ़ाएगा, ओके, अपनी साइज़ को। तो जैसे ही साइज़ बढ़ाएगा तो ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये ऑरिफिस से बाहर निकलना चालू होगा, यानी एक्सपेंड होगा जब ऑस्मोटिकली एक्टिव कोर, तो यहाँ से ड्रग बाहर निकलेगी और इस तरह से एक्शन होगा, ओके। तो डिपेंड करता है कि हमारा ऑस्मोटिक एजेंट कितने भरा है, कितना मतलब कंजेस्टेड भरा हुआ है, और फिर हमारा जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कितने रेट से फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारी जो ड्रग है कंट्रोल मैनर में रिलीज़ हो। तो हमारा फार्मूलेशन ऐसा रहना चाहिए जिस भी रेट पे हम रिलीज़ करवाना चाहते हैं, है ना, 24 घंटे के लिए या फिर हम 1 वीक के लिए या फिर 2 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए। तो उस हिसाब से हम अपना फार्मूलेशन बनाएंगे और अपने ड्रग को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा pH इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है pH इंडिपेंडेंट, नॉट अ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ओके। तो इसमें बेसिकली, ओके, सिर्फ मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। ये जो हम देख पा रहे हैं फिगर, तो इसमें हम बेसिकली ये फार्मूला यूज करेंगे कि जब कोई हमारी ड्रग केटाइनिक होगी, कह सकते हो बेसिक, ओके, बेसिक होगी या फिर एसिडिक होगी। तो अगर एसिडिक है तो हम उसमें बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिक मतलब है ना, समझ रहे हो ना, जैसे कि 1 to 7 क्या होता है हमारा एसिडिक होता है, ओके। और जो हमारा 7 to 14 होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और 1 to 7 एसिडिक होता है। तो इस तरह से क्या है कि हम जब देखेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है बॉडी का अगर वो एसिडिक है तो उसमें हम ड्रग को बेसिक मैनर उसको बेसिक कोड करके हम भेज देंगे ताकि वो जल्दी से रिलीज मतलब उससे मतलब सॉल्युबल ना हो, जिससे कि रिलीजिंग रेट क्या हो कि बढ़ जाए, ओके। अगर जो हमारा जैसे कि इंटेस्टाइन है तो वहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा बेसिक है, तो वहाँ पे हम एसिडिक कोड, एसिडिक पॉलीमर का नेचर जो रहेगा
तो उसको हम कोड करके वहाँ भेज देंगे, जिससे क्या होगा कि वह एसिडिक है और बेसिक मीडिया में जा रहा है, तो वहाँ पे वो डिसॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। आपने शायद पढ़ा होगा टेबलेट में कि आप एंटरिक कोटेड टेबलेट करते हो, ठीक है। तो एंटरिक में क्या है कि जैसा कि आपको पता है हमारा जो फूड रहता है स्टमक में 2 से 3 आवर के लिए रहता है, इसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो जो हम एंटरिक कोटेड जो टेबलेट हम बना रहे हैं उसमें इस तरह से हम कोट कर देते हैं वो एसिडिक मीडिया में डिसॉल्व ना हो। तो 2 घंटे बाद या फिर 2 से 3 घंटे के बाद जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो वहाँ जाने के बाद मैक्सिमम 15 या 30 मिनट 15 से 30 मिनट लेता है और वो डिसॉल्व हो जाता है। तो है ना, हम कैसा कि अगर हमें एसिडिक मीडिया में नहीं करवाना है तो हम एसिडिक का कोट कर दिए, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से हम एंटरिक कोटेड करेंगे ताकि वो हमारे स्टमक में ना रिलीज़ हो और फिर वह जाके कहाँ रिलीज़ हो, हमारे है ना बेसिक मीडिया में। तो इस तरह से हमने इसको कोड कर दिया और हमने रिलीज पैटर्न को क्या किया, कंट्रोल में कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोटिंग डेंसिटी फार्मूलेशन। ओके, फ्लोट करना यानी तैरना, इसको हम एल्डर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, द ड्रग हैविंग नैरो एब्जॉर्प्शन विंडो इन जीआईटी प्राइमरी एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रिटेंशन इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी। ओके, तो हम बेसिकली इस फार्मूलेशन को हम अपने जीआईटी में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल देखो फिगर और समझो। इसमें क्या है कि टेबलेट है, इसमें भी टेबलेट है। अब एक टेबलेट देख रहे हो ये तैर रही है और दूसरी क्या कर रही है, अडहेयर हो जा रही है यानी चिपक जा रही है, ठीक है। तो ड्रग है, पॉलीमर है, इफरवेसेंट एजेंट है, ठीक है। इनको मिला के जब हम दवा ऐसे बना देंगे, इफरवेसेंट मतलब ये ज़्यादातर कह सकते हो फ्लोटिंग नेचर शो करती है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें इस तरह से अल्ट्रेशन कर दिए, बदलाव कर दिए, ओके, ताकि ये क्या हो कि ये फ़्लोट करती रहे। जब फ्लोट करेगी तो हम, मैंने बताया ना पिछले इसमें कि हमारी जो टेबलेट है वो 2 घंटे के लिए हमारे स्टमक में रहती है, 2 से 3 घंटे। इसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में। तो जब ये फ्लोट करेगा तो ये क्या हो, जब ऊपर ही रहेगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा हमारे इंटेस्टाइन में और ये बना रहेगा यहीं लंबे समय के लिए, और यहाँ बना रहेगा और यहाँ से टेबलेट क्या पर्टिकुलर यहीं पे रिलीज होती रहेगी। और ये साइड स्पेसिफिक एक्शन यानी यहाँ पे अगर कोई हमारा अल्सर का प्रॉब्लम है या फिर गैस की प्रॉब्लम है हमें, तो यहाँ पे वो एक्शन देता रहेगा और लंबे समय तक ये टेबलेट यहीं पे बनी रहेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो ए हो गया, ठीक है। फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, हमने इस तरह से इसको बनाया कि फ़्लोट करे। अब हम इसको इस तरह से अल्टर करेंगे यानी इसमें चेंजेस करेंगे ताकि ये फ्लोट ना बल्कि ये अडेसन, ठीक है। तो इसको क्या है, इसमें देखो आप, ड्रग है, हाई डेंसिटी एक्सिपिएंट है, यानी ड्रग है और हमने इसमें इस तरह से एक्सपिएंट यूज किया जो कि भारी हो। भारी का मतलब उसको वेट कर दे, काफ़ी वेट का मतलब वजन ही, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें कि हमने टेबलेट को इस तरह से फार्मूलेशन किया कि ये फ्लोट न करने के बदले ये क्या हो जा रही है, हमारे स्टमक के डाउन साइड में आके सेटल हो जा रही है, चिपक जा रही है। ओके, तो अडहेयर हो जा रही है। तो जब ये अडहेयर हो जाएगी तो अब इसको यहाँ से पास होने के लिए टाइम चाहिए होगा या फिर नहीं होगा टाइम, मतलब इस दिन नहीं होगा अडहेयर, क्योंकि यहाँ चिपक गया है भारी की वजह से। तो अब क्या होगा, ये लंबे समय तक यहीं बना रहेगा और यहीं बना रहेगा तो यहाँ का जो भी स्टमक का प्रॉब्लम रहेगा, अल्सर, गैस, है ना, इस तरह से किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन है स्टमक का तो ये यहाँ रहेगा और एक्शन शो करता रहेगा और हमारे लंबे समय तक, ओके, और हमारे डिजीज़ को ट्रीट भी करता रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा इस सारे मेथड्स, ओके। तो वन बाय वन फिर से हम देखते हैं। पहला है, पहले में हमने देखा एक लेयर बना दिया है हमने, ओके, और इसमें ड्रग को हमने इंट्रैप कर दिया है। जैसे ही बॉडी में जाएगा तो समय के साथ फिर ये क्या होगा, मेल्ट होगा और इसमें से दवा क्या होगी, निकलेगी। फिर इसमें हम मैट्रिक्स सिस्टम देख रहे हैं यानी जाल के जैसा हमने इसमें दवा भर रखा है और बॉडी में समय के साथ जब हम इंटर कर लेंगे तो समय के साथ जो मैट्रिक्स है ब्रेक होगा और दवा हमारी रिलीज होती रहेगी। और नेक्स्ट हमने देखा
नेक्स्ट में हमने देखा है, देखो नेक्स्ट में हमने बेसिकली ये देखा कि हमारे पास एक रिजर्वायर सिस्टम है, ओके, और एक मैट्रिक्स सिस्टम है। इसमें हमने क्या, लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन हमारा कैसे होगा, तो जितनी मोटी लेयर रहेगी उस हिसाब से हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स में क्या है, इसको हम इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो इसमें जो एक ड्रग भरी है इसके ऊपर हमने कोट किया है, फिर इसको मैट्रिक्स सिस्टम में हमने मतलब कवर कर दिया है, और फिर इसके बाद ये भी समय के साथ में रिलीज होती रहेगी, जिससे कि कंट्रोल में हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो हमारे रेजिन है वो हम ड्रग के साथ पहले इंट्रैप करवा दे रहे हैं। जब हम स्टमक या फिर जो भी हमारा मीडिया रहेगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, तो उससे के कांटेक्ट में आने के बाद जो बॉडी के आयंस रहेंगे वो रेजिन से कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी ड्रग फ्री हो जाएगी, और इस तरह से रेजिन से कांटेक्ट होता रहेगा और ड्रग हमारी रिलीज होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक में देख रहे हैं हम इसमें ऑस्मोजन हमने भरा है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में, तो ये बेसिकली ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हमारी जो बॉडी का लिक्विड है वो इंटर करेगा और फिर ये स्वेल करेगा ऑस्मोजन, और ऑस्मोजन सेल करेगा तो इसमें एक्सपेंडेशन होगा, यानी इसका बढ़ेगा और ड्रग हमारी क्या होगी, ऑरिफिस से बाहर निकलेगी और हमें एक्शन देगी, और ये लंबे समय तक हम चाहते हैं कि रिलीज होती रहे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पीएच इंडिपेंडेंट। तो पीएच इंडिपेंडेंट में हम ये जान पा रहे हैं कि जो हमारा एसिडिक नेचर का रहेगा, ओके, तो हम उसको बेसिक नेचर का कर देंगे ताकि वो लंबे समय तक रहे, और जो बेसिक नेचर का रहेगा उसको एसिडिक मैनर में कर देंगे। इससे क्या होगी, ड्रग रिलीज धीरे धीरे होगी, ठीक है, कंट्रोल मैनर में। और हमने इसको देखा है ना, अल्टर्ड, या अल्टर मतलब बदलाव, फिर कह सकते हैं फ्लोटिंग। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड हो सकते हैं जिसके द्वारा हम ड्रग को लंबे समय तक रिलीज़ करवा सकते हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हो फ्लोटिंग, दूसरा है आपका हाई डेंसिटी, ओके। तो पहले में क्या कर रहे हैं, हम ऐसा एक्सिपिएंट यानी एफरवेसेंट मिला दे रहे हैं जिसकी वजह से फ्लोट कर रहा है और ये लंबे समय तक हमारे पेट में बना रहेगा लिक्विड में, और फिर वो रिलीज होता रहेगा और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी स्टमक की उसको ट्रीट करता रहेगा। नेक्स्ट में हमने देखा कि हमने दवा को इतना भारी कर दिया है कि वो हमारे स्टमक के निचले पार्ट में आके चिपक गया, जिससे कि क्या होगा, वहाँ से अब दवा रिलीज होगी धीरे धीरे और वो लंबे समय तक हमारे स्टमक में बना भी रहेगा। ओके, ये तो हमने सारा देखा मेथड्स ऑफ अप्रोचेस फॉर मेकिंग CRDDS। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग फॉर कंट्रोल रिलीज। ओके, अगर हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं कंट्रोल रिलीज का, तो अगर बात करते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी फिजिको केमिकल, तो पहली बात सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं। तो देखो सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ड्रग एक्शन एब्जॉर्प्शन, ओके। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम देखते हैं, सेंटिफाइड ड्रग शुड हैव मॉडरेट सॉल्युबिलिटी टू इंश्योर सस्टेन रिलीज, ओके। तो हमारी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर ज़्यादा होगी तो हमारा जो कंट्रोल मैनर का रिलीज़ है वो नहीं हो पाएगा, अगर है ना, अगर नहीं रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ड्रग हो वो मॉडरेट सॉल्युबिलिटी हो, जिससे कि हम सस्टेन रिलीज कर पाएँ। पार्टीशन काफिशिएंट का मतलब क्या है कि आइडियल ड्रग शुड बैलेंस हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी टू क्रॉस बल्कल मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है बॉडी की, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों है। तो हमारी जो ड्रग है उसका नेचर ऐसा रहना चाहिए, मतलब बैलेंस में, ठीक है, हाइड्रोफिलिक भी और लाइपोफिलिक भी, ताकि वो आसानी से हमारे ब्लड बैरियर को, मतलब जो भी बायोलॉजिकल बैरियर है उसको क्रॉस कर पाए। स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो ड्रग मस्ट रिमेन स्टेबल इन द डिलीवरी सिस्टम ओवर टाइम। जैसा कि हम चाहते हैं कि हम लंबे समय तक अपनी ड्रग को बॉडी में रिलीज करें, ठीक है, तो हमारी ड्रग ऐसी रहनी चाहिए जो स्टेबल रहे। यानी अगर हम चाहते हैं कि 1 वीक के लिए हम स्टेबल करवा मतलब दवा को रिलीज करवाना, तो ऐसा ना हो कि हमारी दवा ख़राब हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, फार्मूलेशन। तो हमारा फार्मूलेशन कह सकते हो या फिर हमारा जो केमिकल है API, ठीक है, तो समय के साथ स्टेबल रहे, हमारी इस तरह से फार्मूलेशन रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की ऐसी चीज़ों को ध्यान देते हैं CRDDS बनाने के समय। तो हाफ लाइफ, जैसा कि हम शुरू में देखे थे कि जो ड्रग है उसकी हाफ लाइफ 2 to 4 आवर होनी चाहिए, तो वो आइडियल है। अगर ज़्यादा रहेगा या फिर बहुत कम रहेगा तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। ओके,
नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन साइड है ना, तो ड्रग आर एब्जॉर्ब थ्रू आउट द गैस्ट्रोइनल ट्रैक्ट बेटर सुटेड फॉर ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो एब्जॉर्प्शन साइड जो होता है, ठीक है, हमारे बॉडी का, जैसे कि इसमें जीआईटी के बारे में लिखा है, तो वो हमारे जो ओरल कंट्रोल रिलीज है उसके लिए सूटेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो ड्रग विथ नैरो थेरेप्यूटिक इंडिकेशन बेनिफिट फ्रॉम द कंट्रोल रिलीज टू प्रिवेंट टॉक्सिक पीक इन सब थेरेप्यूटिक इंडेक्सेस। ओके, तो जैसा कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स में हम देख पा रहे हैं कि जिस ड्रग का जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो नैरो रहता है, वो काफ़ी अच्छा होता है हमारे CRDDS फार्मूलेशन के लिए, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था। ओके, जैसे कि क्या होता है कि जो हमारा टॉक्सिक लेवल है या जो हमारा सब थेरेप्यूटिक मतलब लेवल है, ठीक है, उन दोनों को अवॉइड करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक चार्ट मैंने बस बना दिया था आपके समझने के लिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है, एबिलिटी टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ओके, और एक क्या अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी, अगर कम है ज़्यादा है तो किन चीज़ों को अफेक्ट करेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, रिलीज रेट। ओके, जैसा कि यही मैं देखा आपको बता रहा हूँ सॉल्युबिलिटी के बारे में। और अगर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, तो जो पीएच इन्वायरमेंट है ना, जैसा कि हमने देखा था पीएच इंडिपेंडेंट में अगर बेसिक नेचर है उसमें एसिड डाल देंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, अगर एसिडिक है उसमें बेसिक डालेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो पीएच क्या है, वो मैटर करता है, ठीक है। और जो भी हम फार्मूलेशन में सर्फेक्टेंट यूज करते हैं वो भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट परमेबिलिटी। ओके, तो अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो एक्शन दे तो हमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास करने की एबिलिटी हमारे ड्रग में रहनी चाहिए। ओके, फिर रिलीवेंस क्या है, इन्फ्लुएंस बायोअवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन कंपोजिशन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर। ओके, तो डिपेंड करता है आपकी कहाँ की मेम्ब्रेन है और किस तरह की उसकी बनावट है, तो सब मैटर करेगा आपके ड्रग को ट्रांसफ़र करने के लिए। परमिएबिलिटी, मतलब परमिएबल होंगे तभी जब मतलब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेबिलिटी क्या है, केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ओवर टाइम, यानी जब हम लंबे समय तक अपनी ड्रग को चाह रहे हैं कि रिलीज करवाना, तो समय के साथ वो फिजिकली और केमिकली दोनों रूप से क्या हो, स्टेबल हो, ख़राब ना हो। ओके, क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, इंश्योर कंसिस्टेंसी ड्रग रिलीज एंड एफिकेसी, यानी हमें इंश्योर होना चाहिए कि जो ड्रग है वो कंसिस्टेंटली यानी लगातार रिलीज होती रहे। ओके, विद द एफिकेसी यानी इफेक्टिव रूप से। क्या क्या मैटर कर सकता है स्टेबिलिटी को, है ना, टेम्परेचर की वजह से हमारी ड्रग ख़राब हो सकती है, ह्यूमिडिटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो सब इसके लिए कह सकते हो अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो हम इन बातों को ध्यान रख के अपने फार्मूलेशन को बनाएंगे। पार्टीशन कोएफिशिएंट है, जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक नेचर के जो भी सैम्पल हैं हमारे फार्मूलेशन, इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि क्या करेंगे, अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर लिपिड बाई लेयर प्रॉपर्टी ब्लड ब्रेन बैरियर। तो लिपिड बाई लेयर का मतलब क्या है कि हमारे जो मतलब है ना मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर की बनी हुई रहती है। तो अगर हम ऐसा जानते हैं जिसमें कि हमारा हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों नेचर होता है, तो हमारी बॉडी मतलब बॉडी नहीं बल्कि हमारा जो ड्रग है इस तरह से मैन्युफैक्चर होना चाहिए ताकि वो जो लेयर है लिपिड लेयर उसको पास कर पाए। और ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि हम लियोडोपा के साथ में कार्बोडोपा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आसानी से हमारे ड्रग को क्या करता है, पास कर देता है। तो इन तरह की चीज़ों को हमें मतलब ध्यान में रख के अपनी ड्रग को फॉर्मुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट है पीके, ठीक है, तो इसमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटरमाइन आयोनाइजेशन एंड सॉल्युबिलिटी, लोकल पीएच, टिश्यू फॉर्मुलेशन पीएच। ओके, तो सब चीज़ें मैटर करेंगी। और फिर ड्रग रिलीज काइनेटिक रेट एट विच ड्रग इज़ रिलीज्ड। ओके, तो जाहिर सी बात है हम चाह रहे हैं अपनी ड्रग को एक रेट पे रिलीज़ करवाना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल फॉर टाइम इन कंट्रोल रिलीज़। ओके, तो हमारे लिए टफ रहता है कि हम कंट्रोल रेट में कैसे करवाएं, तो हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक पीएच एंजाइम इन बातों को ध्यान रख के अपने फार्मूलेशन को मतलब
बनाना चाहिए या फिर हमें ध्यान देना चाहिए कैसे हमारे प्रॉपर्टी हो, ताकि हम ड्रग को आसानी से पास करवा पाएँ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मतलब फाइनली हम देखते हैं कि हमने अब तक पढ़ा जो, ठीक है, उसका एक कह सकते हो सारांश। ओके, तो फर्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन फार्माकोथेरेपी बाय इम्प्रूविंग एफिकेसी, रिड्यूसिंग साइड इफ़ेक्ट एंड इन्हांसिंग पेशेंट कंप्लायंस। ओके, तो हम ये पढ़ ही रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है NDDS या फिर CRDDS, हम जो टॉपिक पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट का पढ़ रहे हैं, तो हमारा रीज़न ही यही है कि जो कन्वेंशनल में प्रॉब्लम्स थी वो हम इसमें दूर कर पाएँ। ठीक है, तो हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे ड्रग के द्वारा, उसमें हम चाहेंगे कि जो ड्रग हो, ओके, वो एफिकेसी को, मतलब हमारे जो फार्मूलेशन हो वो इम्प्रूव एफिकेसी और रिड्यूस करे साइड इफ़ेक्ट, और जो पेशेंट कंप्लायंस है उसको आसानी करे। ठीक है, तो ये हमारा गोल रहना चाहिए, इसको हम ध्यान में रख के अपने ड्रग को फार्मुलेट करें। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग दिस सिस्टम रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द drug, physical, chemical and biological property as well as the mechanism that control release such as diffusion, dissolution and ion exchange। देखो, अगर आप, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर आप चाहते हो कि CRDDS टाइप की ड्रग को डिज़ाइन करना है ना, कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम, अगर आप चाहते हो बनाना, तो आपको ड्रग का जो नेचर है वो आपको प्रॉपर जानना चाहिए, और साथ में जो एनाटॉमी है, यानी ह्यूमन का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि आप एक बेहतर CRDDS ड्रग बना पाओ, और इन फ्यूचर जो अडरेंस है पेशेंट का, वो मतलब CRDDS की तरफ एक्टिव हो। ठीक है, यानी उसको हायर करें। और रही बात कि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना, मैकेनिज्म दैट कंट्रोल रिलीज, ओके, सच एज डिफ्यूजन, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे तो इस चीज़ों को आप फॉलो करके अपना फार्मूलेशन बनाओगे, ताकि आप ड्रग को कंट्रोल मैनर्स में रिलीज करवाओगे। जब इन चीज़ों को आप जान नहीं पाओगे, ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी टफ रहेंगी। तो यही सिंपल इसमें लिखा है। ओके, तो आज के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।